हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी अभी मैं जेएनयू एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगी। पहले मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी बट दैट वाज टू लॉन्ग, सो मैंने सोचा कि इतनी देर एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं होता कि बहुत लंबी वीडियो में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे। उससे अच्छा वो कुछ और प्रोडक्टिव कर सकता है। जो चीज़ हम शॉर्ट वर्ड्स में बता सकते हैं उसको हमें वैसे ही बताना चाहिए। चलो, एनीवेज मैं कुछ ज़्यादा बहुत ही डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं कवर करूंगी अपने जेएनयू एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जेएनयू 2021-2022 सेशन में एमफिल पीएचडी के एडमिशन के लिए जो भी अभी प्रोसेस चल रहा था जेएनयू का, बेसिकली क्या है कि अभी उनके सबसे पहले तो जैसे डीयू के तो अब इंटरव्यू चल रहे हैं, और जो जेएनयू के हैं उसमें अभी कोई अपडेट एमफिल पीएचडी पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो जेआरएफ कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स थे उनका इंटरव्यू हो चुका है। दैट वाज बिटवीन 26 टू 3 ऑफ नवंबर। तो वो काफी पहले हो चुका है। उसके बाद 3 ऑफ नवंबर के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम वाले कैंडिडेट्स हैं उनका होना था, बट उनका एनटीए से रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ और मार्क्स वगैरह अपडेट हुए, तो इसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिले हो गया। तो अभी इस प्रोसेस में जो एंट्रेंस एग्जाम के कैंडिडेट्स हैं उनका अभी इंटरव्यू जो है वो चल रहा है जेएनयू में। तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते हो तो यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा रिजल्ट्स आ रहे हैं, सीओपी के आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, बीएससी के। तो ये सारे रिजल्ट पब्लिश हैं। पीएचडी के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन वाइवा का ही दिखा रहा है इंटरफेस, आप देख सकते हो खुला है ये। और जो इनका टाइम टेबल है जेएनयू का वो भी पुराना ही दिखा रहा है, टेंटेटिव डेट्स पे ही। अभी तक इन्होंने ये भी चेंज नहीं किया है। तो अभी पीएचडी के लिए कोई भी मुझे अपडेट नहीं मिली है कि कब तक रिजल्ट्स या जो आगे का हो वो होगा, पब्लिश होएगा। तो अभी हम यही सोच सकते हैं कि अभी जो जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम वाले कैंडिडेट्स हैं उनके जो इंटरव्यूज हैं वो चल रहे हैं, और जेआरएफ वालों का हो चुका है। तो इकट्ठा एक ही बार रिजल्ट जो है इन दिसंबर, आई थिंक 3rd-4th वीक में पब्लिश हो जाएगा। अब रही बात मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जेएनयू के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो वहां पे मेरा एक्चुअली जो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। तो मैंने जो मेरा जो नेट जेआरएफ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्वालिफाई हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स मेरे लिए ओपन हो जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री का भी मेरा है बट उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पीएचडी के लिए। तो मेरा जो मेन एजुकेशन से रिलेटेड मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें सोशल वर्क भी आ जाता है, एडल्ट एजुकेशन भी आ जाती है, उसमें वुमेन स्टडीज भी आ जाती है। सो मैनी थिंग्स आर हेयर इन इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो मैंने जेएनयू में 3 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था। पॉपुलेशन स्टडीज, वुमेन स्टडीज, और एक और डिपार्टमेंट था। तो वो एजुकेशन प्लानिंग के से रिलेटेड था। तो उसका मेरा प्रपोजल बहुत ज़्यादा कमांडिंग नहीं बन पाया था, तो मैंने खुद ही वो इंटरव्यू ही ड्रॉप कर दिया था, मैंने नहीं दिया था। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, तभी आपको इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक करना आना चाहिए, और वही टैक्ट होता है। अदरवाइज अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो यू कैनॉट डू जस्टिफाई विद योर क्वालिफिकेशन एंड योर academic background. सो दैट वाज द थिंग। तो इसी वजह से मैंने जो पीएचडी इन वुमेन स्टडीज है इस पे मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो फर्स्ट इंटरव्यू ये दिया था, दूसरा मैंने पॉपुलेशन स्टडीज पे दिया था। तो वुमेन स्टडीज पे जो मेरा पीएचडी का एक्सपीरियंस रहा है, पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल बहुत अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेटिव था। और दूसरा जो था वो काफ़ी आप कह सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें ये थी कि जितना भी पैनल मैंने एक तो फिजिकल मोड में जाके नहीं दिया था, बिकॉज उस टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यूज ही जेएनयू कंडक्ट करा रही थी। तो ऑनलाइन उसमें ये अच्छा था कि मेरी प्रिपरेशन थी, मेरे पास सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो वाईफाई एंड एवरीथिंग वाज एट द प्लेस। तो मेरे को उसमें कोई टेंशन नहीं थी। मेरा प्रपोजल काफ़ी डिफरेंट था, यूनिक था, क्योंकि जब मैंने अपना प्रपोजल बोला था उन्होंने मुझे पूछा था कि कहाँ से आपने ये प्रपोजल या ये टॉपिक चूज़ किया और क्यों चूज़ किया। तो मैंने उनको बताया था पर्सनली कि मैंने काफ़ी रीडिंग करी है वुमेन स्टडीज़ पे। उसमें से मेरे को ये लगा कि इस स्टडी पे कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ है,
तो इसलिए मैं इस चीज़ पे जाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस चीज़ पे जो बोला था वहाँ पे। वुमेन स्टडीज पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर जो मेरा मेन था, मैं देना चाह रही थी कुछ डिफरेंट, क्योंकि जब आप पीएचडी का वाइवा या पीएचडी को बताना चाह रहे हो कि उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका जो प्रपोजल है वो बहुत आई कैची होना चाहिए। तो डिफरेंट होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन नहीं होना चाहिए कि जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी स्टडीज हैं बल्क में और आप एक और कर रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। योर टॉपिक शुड बी वेरी साउंड, वेरी वेरी अपीलिंग, कि उनको सुनते ही लगे कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंट है और ये कैंडिडेट कुछ अच्छा करना चाहता है, और किस तरह से इसका ये मेथड है और किस तरह से ये इसके साथ जस्टिफाई करेगा। अगर वो उनको दिख गया तो आप सिलेक्टेड हो, है ना। बाकी डिपेंड करता है सीट्स पे, और एक्स वाई जेड रीजंस बहुत होते हैं, वो बाद की बातें हैं, बट हमें अपना परफेक्ट देना है तो हमें किस तरह से देना है वो हमें ही प्लान करना होता है। तो कम से कम कैंडिडेट को याद तो रखा जाता है कि हाँ इस कैंडिडेट ने ये चीज पे बात करी थी और ये बहुत अच्छा था। इन फ्यूचर इसका कोई ना कोई बेनिफिट तो होता ही है। तो जो मेरा टॉपिक था, मैंने जो वुमेन स्टडीज में, एक तो जेंडर इक्वालिटी पे और बाकी चीज़ों पे तो बहुत बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने उनसे रिलेटेड नहीं बनाया था। मैंने बनाया था जो आजकल एंग्जाइटी और स्ट्रेस है सोशली, जो मैंने पोस्ट पार्टम पीरियड पे बनाया था, थोड़ा मेडिकल उससे भी रिलेटेड था। इस पे भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा, बिकॉज मैंने उनको बोला था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, मैं एमएससी केमिस्ट्री जरूर हूँ, बायोलॉजी मेरे पास भी था, और काफ़ी इंटरेस्ट मेरा इन चीज़ों में भी है, तो साइंस में। तो इसलिए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो वो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट उनको दिखा था। बाद में उन्होंने मुझे पूछा भी था कि कितना टाइम आपने एज अ केमिस्ट्री टीचर टीच किया है, जो भी इसी के इन बिटवीन उन्होंने मुझसे क्वेरीज करी थी टीचिंग एक्सपीरियंस की भी। तो मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग भी। तो उस पे बात हुई थी। फिर उन्होंने मुझे इसी प्रपोजल के बाद, मतलब राइटिंग पे भी काफी पूछा था कि आपके कितने पेपर्स हैं, वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि जब मेरा जो टॉपिक था वो पोस्टपार्टम पीरियड पे था, कि जब अ, एक फैमिली, एक कपल जब न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं, या सिक्स, पहले 6 वीक और उसके बाद 6 मंथ्स तक का जो पीरियड होता है वो काफी स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी वाला रहता है। तो उस पोस्टपार्टम पे कोई भी बात नहीं करता, उस टाइम पे सोशली उन पे कितना प्रेशर होता है, क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों पे उसमें कि दोनों का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट उसमें वुमेन कैंडिडेट्स को, यानी कि लेडीज को, मदर्स को ज्यादा क्यों झेलना पड़ता है, या उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज्यादा उन पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है। हालांकि दोनों पे रहती है, फादर पे भी रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो मतलब इसमें काफी डिटेल में बताया गया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ मैंने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस रखे थे, जो उनके लिए एक डिफरेंट था, क्योंकि इस टॉपिक पे बात और रिसर्च कम हुई है। तो जो अभी चाहिए, क्योंकि जो जो डिमांड है टाइम की, क्योंकि अभी के जो हम न्यूली पेरेंट्स, और वो हमारा अब का टाइम जो है वो बहुत डिफरेंट है पुराने टाइम से। तो अपब्रिंगिंग अब कैसे दी जाती है, वो पीरियड कैसे निकाला जाता है अच्छे से विदाउट स्ट्रेस एंग्जाइटी, वो डिफरेंट चीजें हैं। तो उस पे सारा बात था, जो कि उनको अच्छा लगा था। फिर उसके बाद जब प्रपोजल मेरा खत्म हुआ, जो भी मैंने अपने मेथड्स और सब मैंने अपना 300 वर्ड्स 200 वर्ड्स में पहले ही लिख के अपना रख लिया था, मैंने उसको अच्छे से लर्न किया था, पढ़ा था कि किस तरह से मेरे को बोलना है, इन मेन मेन पॉइंट्स को, हाईलाइटेड पॉइंट्स को मेरे को कवर करना है, डिटेल में नहीं जाना है। तो मैंने वो पॉइंट्स उनके सामने रखे जो मैं रखना चाह रही थी। तो उस पे फिर मेरे से क्वेरीज हुई थी। बहुत ही कोऑपरेटिव मैनर में उन्होंने मुझसे पूछा था, पैनल बहुत ही हेल्पफुल था, और सब टीचर्स आप एक एक करके पूछ रहे थे क्वेश्चंस, प्रोफेसर सॉरी, तो वो सब पूछ रहे थे क्वेश्चंस। फिर उन्होंने इन बिटवीन राइटिंग के बारे में पूछा कि आपके राइटिंग, या मतलब आपने इस टॉपिक को कैसे चूज किया। तो जब मैंने ये सारी डिटेल उनके सामने रखी कि मैं किसी न्यूज़ लेटर में कंटेंट भी लिखती हूँ, और उसमें हमने नारी के ऊपर, सेलिब्रेटिंग नारी का एक कुछ टाइम का प्लान रखा था, जिसमें हमने उस पर बात करी थी लेडीज के एम्पावरमेंट पे, और उनके जो अनसंग लेडीज हैं जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, उस पर राइटिंग करी थी। तो इस टाइम पे मैंने काफी कुछ जो ढूंढा था
रीड किया था, उसमें से मैंने काफ़ी जर्नल्स और ये स्टडीज़ देखी थी, वहाँ से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया था। तो फिर मैंने उनको बताया कि उन्होंने बोला कि रिसेंटली आप वुमेन स्टडीज़ में कौन सी स्टडी कर रहे हो, क्या रीड कर रहे हो? तो फिर मेरा 15 डेज़ पहले ही एक पेपर पब्लिश हुआ था वुमेन स्टडीज़ के ऊपर ही, मतलब वुमेन स्टडीज़ नहीं कह सकते बट वुमेन के टॉपिक के ऊपर ही, फ्रॉम वोटर्स टू रिप्रेजेंटेटिव्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स, उस पे पार्टिसिपेशन पे था। तो वो मैंने कहा कि मेरा अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, मैंने उस पे बात करी किस जर्नल में हुआ है और ये सब डिटेल में बात करी, जो कि मैंने ऑलरेडी उनको जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए थे मैंने उनको वो भेजा था, शो किया था। उन्होंने बोला था अपनी बेस्ट पब्लिकेशंस जो 2 हैं उनको आप ईमेल के थ्रू सेंड करो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो मैंने ये दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैंने ये भेजा था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया था। अब आगे एडमिशन मिलना या ना मिलना, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द यूनिवर्सिटी एंड देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया। बट हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जितनी क्वेरीज मेरे से हुई वो मैंने जस्टिफाई अच्छे से किया है, आंसर दिया है वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा पूछा गया, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस टीचिंग का रहा है और जो मेरी पब्लिकेशंस हैं, मैंने कितनी कॉन्फ्रेंसेज लाई, एवरीथिंग वाज मेंशन्ड एट दैट टाइम। तो मैंने उनसे बात करी। तो एट दैट टाइम मुझे ऐसे कहीं भी लगा नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ या मैं उनकी क्वेरीज का आंसर नहीं दे पा रही हूँ या मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूंगी, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, कि आप सबको ये ही देखना है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, आपने जो अपना काम कर रखा है, अगर किसी ने राइटिंग कर रखी है, पब्लिकेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रखी हैं, उनको किसी न किसी तरीके से वहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही बताओ। क्योंकि जब उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी थी, जब उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला था, सबसे पहले जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, फिर उसके बाद जब आपको आपसे आपकी इंट्रोडक्शन पूछी जाती है, तो तब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रेसिव वे में मैंने उसको पहले तो अपना नेम, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आई टोल्ड देम। बट उसके बाद मैंने अपना काम थोड़ा सा बहुत 2-4 लाइंस में बताया था। तो उसी वजह से शायद मेरे को ये इस तरह की क्वेरीज आई कि कौन से पेपर, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस, वो सब चीज़ें, वो एक प्लस पॉइंट रहा था मेरा पूरी एक्सपीरियंस का, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा पैनल और आप जेएनयू जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहे हो। ऑब्वियसली हर बंदा एक बार थोड़ा सा नर्वस होता है, बट मैं ये कहती हूँ कि जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल डर के नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल काम होके बहुत ही अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दो। और मेरे को क्योंकि पीपीटी मेरी बनी पड़ी थी, बट उन्होंने पीपीटी प्रेजेंट करने को बोला नहीं, उन्होंने मुझे ओरली बोला कि अपने प्रपोजल के बारे में बताओ। तो मुझे, मैं अगर बोलते तो मेरा स्क्रीन शेयर रेडी था, मैं जरूर उनको पीपीटी के थ्रू भी बताती। तो 10 मिनट के वाइवा में, 10-15 मिनट के वाइवा में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो, प्रेजेंटेशन देने लग जाओगे तो आप 7-8 मिनट उसी में ले लेते हो। तो इसलिए भी शायद कुछ बेनिफिट हुआ। तो ये सब मेरा जेएनयू का जेआरएफ कैटेगरी के अंडर जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, वो था। इसमें जो भी आपके कोई क्वेरीज या कुछ मेरा रह गया हो, क्योंकि देखो अगर मैं बहुत डिटेल में बनाने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो भी आपकी क्वेरीज रही हैं या कुछ आपको पूछना है इन बिटवीन, तो आप मुझे कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी आंसर्स देने की। नेक्स्ट वीडियो रिसर्च प्रपोजल पे अभी थोड़ी देर में मैं अपडेट करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।